कर्नाटक चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। जो वंशवाद, जो परिवारवाद बीजेपी के पास बड़ा हथियार था, कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, कई अन्य राज्यों में इस्तेमाल किया जाता था, वो अब कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में येदियुरप्पा के बेटे को टिकट मिलने के बाद ये मुद्दा एक बार फिर गरमाया। लेकिन क्या, एक बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी का परिवारवाद कर्नाटक में देखने को मिल रहा है? दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। तीसरी सूची में बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी में नाराजगी और बगावत के बीच 3 सीनियर नेताओं के परिवार के सदस्यों को जगह देनी पड़ी है, जिससे कर्नाटक में साफ तौर पर बीजेपी का परिवारवाद इसको विपक्ष बता रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कौन है वो सीनियर नेता जिनके परिवार के सदस्यों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने अनुभवी नेता और पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली को महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं देने का फैसला किया। हालांकि उनकी पत्नी मनुला अरविंद लिम्बावली को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा वरिष्ठ नेता कट्टा सुब्रमण्यम नायडू के बेटे कट्टा जगदीश को हेब्बल से टिकट दिया गया है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता कराडी संगना की बहू मंजुला अमरेश को कोप्पल निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया है। साथ ही कृष्ण राजा निर्वाचन क्षेत्र से वरिष्ठ नेता रामदास के स्थान पर मैसूर जिला अध्यक्ष श्रीवत्स को चुना गया है। वहीं इससे पहले बीजेपी ने परिवारवाद की एक बड़ी जो हथियार था वो विपक्ष के हाथ में कैसे दिया था, जब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र को शिकारीपुरा सीट से टिकट दिया गया था। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता एसए रामदास मैसूरू शहर में कृष्ण राजा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे। कृष्ण राजा ने कहा कि ये जल्द ही भविष्य की कार्रवाई के बारे में अपने फैसले की घोषणा करेंगे। वहीं पार्टी ने अभी तक शिवमोग्गा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा करते हैं। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के प्रतिनिधित्व वाले हुबली धारवाड़ मध्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने महेश टेंगीनकई को जगदीश शेट्टार की सीट से टिकट दिया है। आपको बता दें, टिकट नहीं मिलने से नाराज जगदीश शेट्टार ने भाजपा से किनारा करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कांग्रेस और बीजेपी के कितने उम्मीदवार बाकी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट 11 अप्रैल को 189 उम्मीदवारों की थी, 12 अप्रैल को दूसरी लिस्ट 23 उम्मीदवारों की थी, 17 अप्रैल को 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। हालांकि अभी भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों के रूप में टिकट देना बाकी है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक 209 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 26 मार्च को पहली लिस्ट में 124, दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस तीसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। इस सब के बीच में वो मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के हाथ में बड़ा मुद्दा है। याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि वंशवाद की राजनीति पर प्रहार करना है, और देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि, क्योंकि उनके परिवार में कोई नहीं है, इस बात को लेकर लगातार बीजेपी ने इसको एक बहुत ही सकारात्मक रूप से जनता के बीच में रखा और ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर किसी परिवार के सदस्य को किसी तरह का फ़ायदा नहीं दिया जाता। कर्नाटक की राजनीति अलग है। देखिए, यहाँ बीजेपी की चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो कर ही रही है, लेकिन दक्षिण की राजनीति में पैर जमाने के लिए बीजेपी वैसे भी संघर्षरत रही है। लगातार बड़ी पार्टी बनी बीजेपी कर्नाटक में, लेकिन इसके बावजूद वो पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। तो यहाँ के समीकरण बहुत अलग है। दक्षिण भारत की सियासत बहुत अलग है। हिंदी भाषा को लेकर हो, अमूल नंदनी को लेकर हो, एक क्षेत्र की एकदम अलग राजनीति है, इसके अलग मुद्दे हैं। अब वंशवाद की राजनीति जो है वो बाकी खासतौर पर कांग्रेस के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ जब हमला करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में या केंद्र की सियासत में, तब वंशवाद की राजनीति जो है वो एक बड़ा हथियार बीजेपी के पास दिखाई देती है। लेकिन कर्नाटक में क्योंकि अंदरूनी उठापटक से बीजेपी बुरी तरह से जूझ रही थी, तो कोई चारा नहीं था। हालांकि ये देखा गया है कि बीजेपी अपनी रणनीति के तहत वंशवाद से कई बार किनारा करती दिखाई देती है। कई ऐसे चेहरे, कई बड़े चेहरे जो कि किसी बड़े नेता के या मंत्री के बेटे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बड़े पद नहीं दिए जाते हैं। इसके बावजूद आपने देखा कि कई लोगों की लिस्ट जारी की जाती रही है। कांग्रेस की तरफ से भी ये प्रयास पहले भी चलते रहे हैं। सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं, केंद्र की सियासत में भी ये दिखाया गया है कि किन किन बड़े नेताओं के पुत्र या पुत्री जो हैं वो सियासत में हैं बीजेपी की तरफ से। तो वंशवाद जो था, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वंशवाद की बात कहते हुए
ये भी हमला किया जाता था कि कांग्रेस की राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द, मल्लिकार्जुन खड़गे उसके अध्यक्ष बना दिए गए। राहुल गांधी, प्रियंका दोनों इस वक्त राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हैं। 2024 के चुनाव में ये कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं, ऐसा कांग्रेस का मानना है। लिहाजा इस सब के बीच में ये तो कहना गलत नहीं होगा कि वंशवाद की राजनीति का जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया था वो कर्नाटक के इन चुनावों के बाद में हो सकता है कि ध्वस्त होता दिखाई दे, या फिर बहुत पुरजोर तरीके से अब बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ नहीं रख पाएगी, क्योंकि कर्नाटक में ये मुद्दा अभी बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। फिर भी सियासत है, सियासत में मुद्दे कई जगहों पर लोगों को प्रभावित करते हैं, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या बीजेपी वंशवाद का मुद्दा उठाती है, और क्या बीजेपी वंशवाद जो कर्नाटक में आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करती है। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हफ्ते भर में ही 8 बड़े चेहरों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। क्या गुजरात मॉडल से कर्नाटक में बेपटरी हो सकती है बीजेपी? एक बड़ा सवाल है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, पूरी ताकत लगा रही हैं, लेकिन राज्य में बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के टिकटों का ऐलान करना शुरू किया है, तब से कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। सत्ताधारी बीजेपी में टिकट कटने से पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी तक नाराज हो गए। वहीं मौजूदा विधायक और कई पूर्व विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हफ्ते भर के भीतर 8 से ज्यादा बड़े राजनीतिक चेहरों ने बीजेपी का दामन छोड़ा है। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं अब तक किस किस ने छोड़ी है बीजेपी। सबसे बड़ा नाम तो जगदीश शेट्टार का रहा, और अभी उन्होंने ये जो बड़ा फैसला लिया है, मुख्यमंत्री रहे हैं, लिंगायत के दूसरे सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं येदियुरप्पा के बाद बीजेपी की तरफ से। लिहाजा जगदीश शेट्टार का बीजेपी छोड़ना, कांग्रेस में शामिल होना एक बड़ा घटनाक्रम कर्नाटक चुनाव के दौरान माना जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी में टिकट कटने से पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार नाराज थे और बीजेपी का दामन छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। जगदीश शेट्टार ने 17 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा। अब वो क्या लिंगायत वोटों को कांग्रेस के पास ला पाएंगे? कांग्रेस के लिए एक बड़ी कमी मानी जा रही थी, लेकिन वो 20 से 25 सीटों को प्रभावित करते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लिहाजा जगदीश शेट्टार एक बड़ा नाम है। दूसरा नाम है लक्ष्मण सावदी। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने पार्टी छोड़ने के 2 दिन बाद ही 14 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी जगदीश शेट्टार की तरह सावदी भी जो हैं वो अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो जैसा घटनाक्रम कई अन्य राज्यों में देखने को मिलता था, अब देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण होता है। कई बड़े नेता एक तो टिकट नहीं मिलने से नाराज होते हैं, अपनी पार्टी में किनारे कर दिए जाने से नाराज होते हैं, लेकिन दूसरी बड़ी बात ये भी होती है, जैसा कि शेट्टार के मामले में सामने आ रहा है, कि ऐसा नहीं कि बीजेपी ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन शेट्टार क्या हवा का रुख भांप रहे हैं? क्या उन्हें भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत हो रही है, बीजेपी उतनी मजबूत नहीं रहेगी या पिछले चुनाव जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी? कुल मिलाकर ये संकेत भी देते हैं बड़े नेताओं का पार्टी को छोड़ना। लिहाजा ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो ये 2 बड़े नाम तो हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक उप मुख्यमंत्री, लेकिन कई और बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा। कुल 8 चेहरे जो हैं, वो जो बड़े चेहरे हैं, वो बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। नेहरू ओलेकर को भी बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट से वंचित कर दिया। इसके विरोध में ओलेकर ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर गवी सिद्धप्पा दयमन्नवर को उम्मीदवार बनाया है। एक और नाम है एमपी कुमारस्वामी। आरक्षित सीट मुदिगिरी से 3 बार विधायक रहे हैं एमपी कुमारस्वामी, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। वो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस में शामिल हो गए हैं। 3 ऑप्शन है, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस। तो जेडीएस भी अपने आप में एक ताकत है, तो यहाँ पर जेडीएस के साथ वो गए हैं। अब देखना होगा कि जेडीएस, कांग्रेस, बीजेपी क्या कॉम्बिनेशन बनता है। जो भी है, कर्नाटक में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि जेडीएस जो है वो किंग मेकर की भूमिका में ज़्यादा रहती है, यानी सबसे बड़े दल के तौर पर बेशक सामने ना आए, लेकिन इसके बावजूद सरकार बनाने की चाबी उसके हाथ में रहती है। कुमारस्वामी आगामी राज्य चुनाव के लिए आरक्षित सीट से उम्मीदवार थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह पर दीपक डोडैया को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बीजेपी एमएलसी आर शंकर ने भी टिकट से वंचित होने के बाद कर्नाटक विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। शंकर उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने 2019 में बीजेपी सरकार बनाने में मदद की थी, ऐसा कहा जाता है, यानी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। गुलिहट्टी डी शेखर एक और नाम है। होसदुर्गा से बीजेपी विधायक गुलिहट्टी डी शेखर ने भी टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी है। तो ज़्यादातर नेताओं ने पार्टी इसलिए छोड़ी है क्योंकि टिकट उनको नहीं दिया गया। पहले से तय माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए कई सिटिंग एमएलएज का, कई बड़े चेहरों का टिकट कट जाएगा, लेकिन जगदीश शेट्टार ने जैसा कहा कि उन्हें खुद ही अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि उनका टिकट काट दिया जाएगा, कोई उनको मनाने नहीं आएगा।
और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इस तरह की खबरें भी आई कि उनको मनाने की कोशिश की गई, बड़ा पद ऑफर किया गया, परिवार में किसी को टिकट देने की बात कही गई। ये सारे काम करने के बावजूद वो नहीं रुके। तो क्या जगदीश शेट्टार चाहते ही नहीं थे रुकना? और ऐसा ही इन तमाम नामों के बारे में कहा जा रहा है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर वो चेहरे हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी। एक और सीनियर बीजेपी लीडर हैं के.एस. ईश्वरप्पा। उन्होंने कहा कि वो आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे और चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ईश्वरप्पा राज्य सरकार में कई प्रमुख पदों पर काम कर चुके हैं। वो उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री भी रहे। वो कहीं गए नहीं हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बात खुद ही कह रहे हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि उनको टिकट ही नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। पर हाँ, वो चुनावी राजनीति से बाहर हो रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में कोई कदम उठाएं तो कहना मुश्किल है अभी, लेकिन फिलहाल उन्होंने अभी कोई अर्जेंट कदम नहीं उठाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में कई जगह पर रोष देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं के अलावा बया तारायणपुरा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक मुनींद्र कुमार के समर्थकों ने सहकार नगर में न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि करीब 1350 पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुनींद्र कुमार की जगह तम्मेश गौड़ा को टिकट दिए जाने से नाराज होकर पार्टी की सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया। समर्थकों ने आरोप लगाया कि तम्मेश गौड़ा एक बाहरी व्यक्ति है और उन्होंने क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कोई काम नहीं किया है। गुजरात मॉडल कर्नाटक में बीजेपी को क्या भारी पड़ रहा है, बड़ा सवाल है। बीजेपी अक्सर हर चुनाव में करीब 30% मौजूदा विधायकों और मंत्रियों का टिकट काटकर उनकी जगह पर नए और युवा उम्मीदवारों पर दांव लगाती रही है। पहले यह प्रयोग गुजरात में हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के केंद्रीय नेतृत्व संभालने के बाद अब सभी राज्यों में इसे आजमाया जाने लगा है। बीजेपी के इस फॉर्मूले से जहां कुछ नेता पार्टी से अलग होते हैं, वहीं कई नए युवा नेताओं को चुनावी मैदान में मौका देने का फायदा भी बीजेपी को मिलता रहा है। हालांकि कर्नाटक में गुजरात मॉडल कितना कारगर हो सकेगा ये तो 13 मई को पता चल सकेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात के अमूल डेयरी ब्रांड पर भी राज्य में सियासी उबाल आ चुका है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 सीटों वाली विधानसभा में 10 मई को मतदान होना है और नतीजे 13 मई को आने वाले हैं। बहरहाल इस बार बीजेपी के लिए कर्नाटक बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। कांग्रेस को उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन देखना होगा कि चाहे ज़मीन पर मिले मुद्दे हों, एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, बीजेपी की अंदरूनी उठापटक हो, इन सब का फायदा कांग्रेस कितना उठा पाती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।